हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह का करेंट अफेयर सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर के आए हैं और ये करेंट अफेयर एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछला वीडियो जो हमारा था अगस्त महीना का ऑब्जेक्टिव का मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट सवाल था जो काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आज हम लोग सितंबर महीने का करेंट अफेयर करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो जाएगा करेंट अफेयर का सितंबर माह का ही मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब एक मंथ का दो टाइप का आपको वीडियो मिलने वाला है, एक सब्जेक्टिव टाइप का और एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 इंपॉर्टेंट सवाल उसी से बनाया हुआ। तो साहब अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये करेंट अफेयर में जो भी आगामी जो एग्ज़ाम होगा करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल, हमें उम्मीद है कि आप उस करंट अफेयर को काफ़ी हद तक बेहतर करके आएंगे और अधिक से अधिक सवाल आप बना करके आ सकते हैं। तो चलिए साहब अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं एवं कार्यकालिक रूप से 16वीं राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं साहब, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और ये जो है देश की सबसे कम उम्र यानी 64 साल की राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम उम्र में बनी है। और इसमें द्रौपदी, ये जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, उस राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 2824 सदस्यों को मत प्राप्त हुआ था, जबकि विपक्ष में जो खड़े थे यशवंत सिन्हा, इसे 877 सदस्यों का मत प्राप्त हुआ था। तो साहब अगर कार्यकालिक रूप से बात किया जाए, कार्यकालिक रूप से तो ये 16वीं राष्ट्रपति का चुनाव था, जबकि व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो ये 15वें व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसी वजह से कार्यकालिक रूप से अगर जोड़ें तो एक जो है सो सेशन बढ़ जाता है, जबकि व्यक्तिगत रूप तौर पर जोड़ें तो 15 हो जाता है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से बोले तो 15वीं राष्ट्रपति, कार्यकालिक रूप से बोले तो 16वीं राष्ट्रपति। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है साहब। इसमें द्रौपदी मुर्मू को जो मिला था 2824 सदस्यों का मत मिला था, जबकि विपक्ष में जो खड़े थे यशवंत सिन्हा, इसमें जो है सो इनको 877 सदस्यों का मत मिला था। और आप देखे थे साहब बिल्कुल यहीं से साहब सवाल उठाया गया था 67वें बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम था कि जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें विपक्षी यानी यूपीए की तरफ से उम्मीदवार कौन थे, तो यशवंत सिन्हा थे। चलिए साहब अगर बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी है और झारखंड में ये राज्यपाल बनी थी और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी। पहली महिला आदिवासी गवर्नर कौन बनी थी उस समय, तो उस समय झारखंड की बनी थी द्रौपदी मुर्मू और वही अब भारत के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं, वह है द्रौपदी मुर्मू। जबकि ऐसे पूछा जाए ओवरऑल तो ये दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए हैं। इससे पहले अगर बात किया जाए कि पहली महिला कौन थी जो राष्ट्रपति के पद पर बनी थी, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये साहब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी और इनका जो कार्यकाल था साहब, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 ये प्रतिभा देवी सिंह का कार्यकाल था साहब।
चलिए, अगर बात आई राष्ट्रपति के चुनाव का, तो बताइएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन, राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल वगैरह का वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, मोटा मोटी हम लोग देख लेंगे चुनाव से संबंधित। तो राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है, पद का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में और अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में, संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होता है, राष्ट्रपति में ये निहित होता है साहब। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन, 53 में जो क्या गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का शक्ति उसमें विद्यमान होता है। और अनुच्छेद 54 में साहब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे इसका जो वर्णन किया गया है वो क्या गया है किसमें? अनुच्छेद 54 में। तो अब हम लोग देखेंगे साहब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो पहला नंबर ध्यान में रखना है कि निर्वाचक जो मंडल है, निर्वाचक मंडल, इसका जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में? 54 में है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है इसका वर्णन किया गया है साहब। तो निर्वाचक मंडल में भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साहब ये भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये साहब इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2, दिल्ली एवं पुदुचेरी का जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं साहब। तो क्योंकि केवल पुदुचेरी और दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा का स्ट्रक्चर है, यानी विधानसभा है साहब केंद्र शासित प्रदेश में। और जब भी भाग लेगा देखना है साहब सवाल में कि निर्वाचित, अगर केवल दे दे लोकसभा के सदस्य तो यह गड़बड़ हो जाएगा। केवल वैसे व्यक्ति, वैसे सदस्य भाग लेते हैं जो यहां से निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि राष्ट्रपति इस 2 सदस्य को, लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में खेल कला क्षेत्र से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। इसी वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत किया है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेगा तो राष्ट्रपति को ये वोट करेगा, क्योंकि वो इसे मनोनीत किया है। तो स्वाभाविक बात है क्या हो जाता? पक्षपात हो जाता, जिसके कारण इसमें भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन में हमेशा आपको देखना है सवाल के ऑप्शन में कि निर्वाचित है या नहीं। केवल दे दे लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य तो ये नहीं होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सारे साहब आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ध्यान में रखना है हम लोगों को। उसके बाद बात आई लोकसभा की, तो लोकसभा में बताइएगा साहब, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। वर्तमान में कितना है साहब? वर्तमान में कितना है? 545। और 545 में निर्वाचित कितना होता है साहब? निर्वाचित जो होता है साहब 543। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत,
राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितना होता है साहब? 2। राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है साहब? तो 331 संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय किसे कहेंगे साहब? मतलब वैसे अंग्रेज जो आज़ादी के समय में हम लोग को समर्थन करते थे, आज़ादी में हम लोग को स्वतंत्रता में हम लोग को मदद किया, और वो अंग्रेज भारत में रह गए, वो भारत से लौट करके नहीं गए, तो वैसे अंग्रेज को कहा गया और हम लोग उसको नागरिकता दिए हैं, इसी वजह से इसे कहा गया एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। समझ रहे? तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है सो करने के लिए 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब इसे निर्वाचित चुनाव में लड़ने की इसे कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा राष्ट्रपति इसको उठा करके मनोनयन कर देता है। चलिए साहब, इतना बातें हम लोग को ध्यान में रखना था। चलिए उसके बाद है, देखिएगा साहब, यही है द्रौपदी मुर्मू। ये जो फोटो लगा हुआ है यही हमारे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए हैं। चलिए साहब, अगला बातें हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 4 सदस्य पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद गारू, इलैया राजा एवं धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े का मनोनयन किया है साहब। तो हम अभी बताए थे कि राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या हो सकती है, 250, जबकि निर्वाचित जो होती है वो होती है 233, और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है वो 12 होता है। तो 12 में से पहले भी किया गया था, ठीक है साहब, और अभी जो किया गया है 4, मतलब पहले 5 को निर्वाचित हुआ था, अब 4 व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है, और 3 सीट अभी खाली है। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो 12 लोगों का मनोनयन किया करता है, जिसमें अभी फिलहाल में 4 लोगों का मनोनयन हुआ, जिसमें पहला है पीटी उषा। पीटी उषा का संबंध किससे है साहब? ये दौड़ से है साहब, ये धावक हैं। ये क्या है साहब? धावक हैं, और इसे उड़न पड़ी के उपनाम से भी जानते हैं हम लोग। उड़न पड़ी के उपनाम से भी हम लोग जानते हैं साहब, इतना ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, विजेंद्र प्रसाद गारू ये फिल्म निर्देशक हैं साहब, ये फिल्म निर्देशक हैं, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये फिल्म निर्देशक। उसके बाद देखिएगा इलैया राजा का भी संबंध साहब, ये फिल्म में फिल्म के कहानीकार हैं, और गीतकार एवं ये निर्देशित भी किए हैं, फिल्मों को निर्देशित भी किए हैं, यानी निर्देशक के रूप में भी काम किए हैं इलैया राजा। और उसके बाद देखिएगा साहब, धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े को जैसे धार्मिक क्षेत्र में रहने के कारण, जो है सो आध्यात्मिक क्षेत्रों में इसे मनोनयन किया गया साहब। इतने बातों को हम लोग याद रखेंगे। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, वर्तमान में कितना? 545, निर्वाचित कितना? 543, आंग्ल भारतीय का मनोनयन कितना? 2, किस अनुच्छेद के तहत? 331, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए इतनी बातें। उसके बाद राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना? 250, निर्वाचित कितना? 233, मनोनयन कितना? 12, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो साहब याद रखना है 80 का 3 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। चलिए साहब, अगला नेक्स्ट जो है साहब, नेक्स्ट जो होगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर होगा साहब, थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक कहाँ होगा? गुजरात में होगा, क्योंकि ये सितंबर महीना का करंट अफेयर है, क्योंकि हम थोड़ा सा बैक चल रहे थे, इस वजह से उस समय जो है सो हुआ नहीं था। अब जो है सो ये हो गया है संपन्न साहब। इस पर और भी वीडियो, अगले जो वीडियो आएगा उसमें और भी डिटेल से हम लोग बताएंगे। तो अभी ध्यान में रखना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ है, वह आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। और 35वां जो हुआ था इससे पहले, वो 2015 में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण इस खेल को स्थगित कर दिया गया था, और अभी 2022 में जाकर के होने जा रहा है। वो कहाँ होने जा रहा है साहब? गुजरात में होने जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुआ था साहब? तो इसकी शुरुआत 1924 ईस्वी को हुआ था। बस इतना ही पॉइंट हम लोगों को याद रखना है साहब इससे। चलिए नेक्स्ट है साहब कि
गोधन न्याय योजना ये किस सरकार के द्वारा साहब शुरू किया गया है? गोधन न्याय योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी कि किसानों से 2 रुपया प्रति केजी गोबर, 2 रुपया प्रति केजी गोबर और 4 रुपया प्रति केजी लीटर, 4 रुपया प्रति लीटर गौमूत्र क्या करेगी? खरीदेगी। गौमूत्र खरीदेगी साहब, सरकार खरीदेगी ताकि किसानों का आय बढ़ सके। तो गाय को गोधन न्याय योजना किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों से 2 रुपया केजी गोबर और 4 रुपया लीटर गौमूत्र खरीद करके इसके आमदनी को क्या करना? बढ़ाना। अब देखिएगा साहब, गोबर जो है, गोबर से जैविक खाद तैयार करेगी सरकार, जैविक खाद तैयार करेगी, जबकि गौमूत्र से साहब कीटनाशक तैयार करेगी, कीटनाशक तैयार करेगी ये सरकार। चलिए साहब, ये तो अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। चलिए बात आई छत्तीसगढ़ सरकार की, तो बोलिएगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है साहब? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ का? वो है भूपेश बघेल साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट अगला है कि 35 वर्ष सेवा के बाद INS सिंधुध्वज नौसेना से सेवा मुक्त हो गया। एक्चुअली होता है क्या कि धीरे धीरे हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग अभी क्या किए हैं कि सिंधु ध्वज को सेना से मुक्त कर दिए हैं। और क्योंकि इससे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हम लोग युद्धपोत को तैयार कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसको मुक्त कर दिया। तो यहाँ से सवाल आ सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना से किस युद्धपोत को जो है सो सेवा मुक्त कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है? तो याद रखना है साहब, INS सिंधु ध्वज। इस बात को बस यहाँ से एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आएगा साहब, बस इतना ही पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है साहब, नेक्स्ट है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रपति को देश छोड़कर भाग जाने के कारण श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं साहब रानिल विक्रमसिंघे। वो कौन बने हैं साहब? रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बने हैं। तथा प्रधानमंत्री जो बने हैं दिनेश गुणवर्धन बने हैं। प्रधानमंत्री जो बने हैं साहब दिनेश गुणवर्धन बने हैं। आप देखिएगा साहब, अगर फोटो देखिएगा साहब, तो यही है रानिल विक्रमसिंघे, यही है रानिल विक्रमसिंघे। ये जो है सो फिलहाल जो है सो राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए हैं साहब। और अगर बात किया जाए पूर्व राष्ट्रपति का, तो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे साहब जो भाग गए हैं वो है गोटबाया राजपक्षे, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट आ गया था और आर्थिक संकट के कारण यहाँ की जनता आंदोलन करना शुरू कर दी, राजभवन को घेर लिया, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, जिसके कारण यहाँ के राष्ट्रपति जो थे गोटबाया राजपक्षे ये जो है सो देश छोड़ के चले गए, जिसके कारण राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे ये भी देश छोड़ के चले गए, जिसके कारण यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो बने दिनेश गुणवर्धन बने साहब। तो पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री पूर्व महेंद्र राजपक्षे। वर्तमान में कौन बना? रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री कौन बना वर्तमान में? तो दिनेश गुणवर्धन। याद रखेंगे साहब, यहाँ आर्थिक संकट के कारण यहाँ परिस्थितियां बदल रही है, तो ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल क्रिएट हो सकता है साहब, हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब, ये जो है गोटबाया राजपक्षे और महेंद्रा राजपक्षे ये दोनों भाई थे, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खेल रहे थे। बताइए, एक भाई राष्ट्रपति और दूसरा भाई प्रधानमंत्री, तो काहे ना आर्थिक संकट होगा। अब ये इनका मैटर है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है साहब, हमारा मैटर नहीं है। बस हमको ध्यान में रखना है कि यही कि जो वर्तमान में जो है सो चेंज हो चुके हैं, जबकि ये रानिल विक्रमसिंघे जो है साहब वहाँ के अनुभवी नेता हैं और 6 बार उस देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट है अगला साहब, अगला है कि ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट बनी है। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं लीज ट्रस्ट बनी है, और इससे जो अभी बता रहे हैं हम लोग, लेकिन ध्यान में रखना लीज ट्रस्ट तो बनी, लेकिन केवल 49 दिन इनका कार्यकाल रहा और ये अभी फिलहाल जो है सो ये फिलहाल इस्तीफा दे दी हैं,
ये फिलहाल इस्तीफा दे दिए हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब, क्योंकि जिस समय ये हम लोग तैयार कर रहे थे उस समय यही प्रधानमंत्री थी। तो आगे जो है सो ऋषि सुनक का नाम चल रहा है चर्चा में, तो हो सकता है वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लेकिन ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री लिज ट्रस्ट बनी, हो सकता है कई बार पूछ किसके स्थान पर बनी है। इससे पहले जो है सो बोरिस जॉनसन थे, ठीक है साहब, इससे पहले बोरिस जॉनसन थे। और लिज ट्रस्ट जो है साहब, इनका संबंध किस पार्टी से है? कंजर्वेटिव पार्टी से है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक में यही है लिज ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी फिलहाल जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे 4-5 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिए, क्योंकि ये बताए कि जो हम लोग वादा किए थे जनता से या अपनी पार्टी से, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो बात आएगी ये जो है सो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है साहब। ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, अभी तो इस्तीफा दे दिए हैं। तो पहली महिला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी साहब? मार्गरेट थ्रेसर। और ध्यान में ये रखना है कि लिज ट्रस्ट जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय विपक्ष का नेता जो था वो था ऋषि सुनक था। और इसका नाम बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं साहब। ये जो है सो भारतीय मूल के हैं और इस्तीफा देने के बाद भी इनका नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के रूप में यही बनेंगे। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को बढ़ते हुए देखते हुए WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या किया है? घोषित किया है। और यह जो फैला है पश्चिमी अफ्रीका देशों से फैला है साहब। क्योंकि जब से कोरोना आया है साहब, तो कोरोना के समय जिस समय हम लोग लापरवाही किए थे और वो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जिस तरह से लापरवाही किया था, तो बहुत सारे खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो या जान माल की क्षति हो, बहुत सारे हम लोग इस क्षति को भुगते हैं। तो इसी वजह से अब जो है सो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO अब सतर्क हो गई है। अब थोड़ा भी किसी तरह का वायरस अगर फैलता है तो सीधे इमरजेंसी घोषित कर देता है, ताकि हम लोग इस पर जो है सो सतर्क हो पाएं। तो अभी जो है सो पूछा जाएगा कि हाल ही में WHO के द्वारा किस वायरस के कारण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, मतलब विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो याद रखना है साहब, मंकी पॉक्स वायरस। और किस देश से फैला है साहब? तो ये पश्चिमी अफ्रीका देशों से फैला है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अब बात आई WHO का, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है साहब? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसके महानिदेशक का, तो इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं साहब, वो हैं अधनोम घेब्रेयेसस हैं। और बात करें अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की, तो ये है साहब 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है साहब? स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है या स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साहब, तो याद रखेंगे 7 अप्रैल, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है कि जापान के पूर्व PM ये साहब बहुत ही VVI है। और आप देखे हैं कि यहाँ से भी सवाल 67वीं BPSC के री एग्जाम में पूछा गया था। तो जापान के पूर्व PM शिंजो आबे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जापान के नारा शहर में क्या कर दी गई है साहब? हत्या कर दी गई है। मतलब एक राजनीतिक भाषण सड़क के किनारे दे रहे थे और एक व्यक्ति आकर के इनकी हत्या कर दी गोली से। और उनसे जब पूछा गया तो बताया कि हम शिंजो आबे की जो नीतियां थी देश के लिए, उस नीतियों से हम लोग खफा थे, हम उसके विरोध में थे और हम उससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण इसकी हत्या कर दिया गया। ठीक है साहब। तो शिंजो आबे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिंजो आबे जिस समय जापान के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत और जापान के बीच रिश्ता काफी मजबूत था। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और भी टेक्निकल जो भी चीजें हैं, वो सारे क्षेत्रों में
भारत और जापान का जो रिश्ता था वो काफ़ी बेहतर था। तो इसलिए करके हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी वजह से 2021 में साहब 2021 में हम लोग इसको कौन सा पुरस्कार दिए हैं, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है साहब, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। जबकि बात करें पहला भारत का पहला सबसे नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, तो वो हो जाएगा साहब कौन सा, वो हो जाएगा भारत रत्न, वो हो जाएगा आपका भारत रत्न। इतना बातें याद रखना है। तो 2021 में हम लोग पद्म विभूषण दिए, 2021 में दिए थे साहब। जबकि 2022 में हम लोग 4 व्यक्ति को दिए हैं। 2022 में पूछा जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 4 व्यक्ति को दिया गया। और ये व्यक्ति साहब कौन कौन से हैं, ध्यान में रखना है। तो एक तो है भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत को दिया गया 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार। उसके बाद कौन है साहब, तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दिया गया साहब। उसके बाद प्रभा अत्रे को दिया गया। और चौथे जो व्यक्ति हैं साहब वो है राधे श्याम खेमका। इनको जो है सो ये 4 पुरस्कार जो है सो दिया गया पद्म विभूषण 2022 में दिया गया। जबकि 21 वाला 7 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति शामिल थे, कौन, शिंजो आबे। जबकि 2022 में शिंजो आबे को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से हम लोग सम्मानित किए। तो आपको पता चल ही गया होगा कितने सारे पुरस्कार हम लोग इसको दे रहे हैं शिंजो आबे को। तो कहीं ना कहीं भारत और जापान के बीच जो रिश्ता था साहब ये काफी मजबूत था। तो इतना पॉइंट याद रखना है। और वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है साहब, फोमियो किशिदा। वर्तमान में कौन है, फोमियो किशिदा। जबकि पहले कौन बने हुए थे, तो वो थे साहब योशिहिदे सुगा। मतलब पहले शिंजो आबे के बाद बने योशिहिदे सुगा, और उसके बाद कौन बने, तो फोमियो किशिदा। वर्तमान में अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फोमियो किशिदा। इतना पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। उसके बाद है कि अगर बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी कहां है साहब, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो साहब किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो टोक्यो साहब होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। टोक्यो साहब होन्शु द्वीप पर बसा हुआ शहर है। बस इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है जापान से संबंधित। चलिए साहब अगला जो है यही है साहब, आप देख सकते हैं पिक में, तो यही है आपके शिंजो आबे साहब, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि गोली लगने के बाद स्ट्रक्चर पर लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत दुखद खबर है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के लिए काफ़ी दोस्ताना व्यवहार रखते थे ये। चलिए साहब नेक्स्ट जो है 19वें एशियाई खेल का आयोजन सितंबर और अक्टूबर 2023 में चीन के किस शहर में होने वाला है साहब, हांगझाऊ शहर में। तो पूछा जाएगा कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2023 में कहां होने वाला है, तो चीन के हांगझाऊ शहर में साहब होने वाला है। जबकि इससे पहले 2018 में जो हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इसको 2022 में ही होना था, क्योंकि एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों पर होता है। तो इसका आयोजन जो होना चाहिए था वो 22 में ही होना चाहिए था, लेकिन ये जो है साहब कोरोना के कारण इसे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि चीन में फिर से कोरोना वापस आ गया था, इसे लेकर के इसे बढ़ा करके अब 23 में किया जाएगा। और 2018 में जो हुआ था साहब जकार्ता में हुआ था। कहाँ होता है, इंडोनेशिया की राजधानी उस समय थी जकार्ता। जबकि अब इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो चुका है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहाँ हो जाएगा साहब, नुसांतारा हो गया साहब। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ शहर है, तो नुसांतारा जो है बोर्नियो द्वीप पर है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई बार सवाल पूछ देगा कि बोर्नियो द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो ध्यान में रखना है साहब इंडोनेशिया का हिस्सा है बोर्नियो द्वीप। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल है कि G20
G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन जो होगा भारत की नई दिल्ली में 1 दिसंबर 2023 से होगा। यानी G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 में होगा वो भारत की अध्यक्षता में होगा साहब। और इसके लिए भारत का जो शेरपा घोषित किया गया है, भारत का जो शेरपा घोषित किया गया है वो घोषित किया गया साहब अमिताभ कांत को। किसे घोषित किया गया साहब? अमिताभ कांत को साहब घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है साहब। 2023 में, जबकि इसकी स्थापना कब हुआ साहब? इसकी स्थापना जो हुआ है 26 सितंबर 1999 ईस्वी को। 26 सितंबर 1999 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, उसके बाद नेक्स्ट जो है साहब कि I2U2 ये एक साहब संगठन है, नया संगठन बना है 2022 में, 4 देशों का समूह है। और जब भी आप देखिएगा कि नया संगठन जब भी बनता है तो वहां से सवाल पूछा जाता है और इसमें मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि इस संगठन का सदस्य कौन सा देश है, ये साहब सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग को ध्यान में ये रखना है। जैसे कि आप देखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम 8 मई को हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य देश है या क्वाड में शामिल है, इस तरह से। तो इसी प्रकार से ये नया बना है तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना है। I2U2, तो देखिए 2 I2 का मतलब हुआ 2 I और U2 का मतलब हुआ 2 U। I से हो गया इंडिया, I से हो गया इंडिया, I से हो गया इजराइल, I से हो गया इजराइल, U से हो गया USA और एक U से हो गया आपका UAE। तो ये 4 देशों का समूह है। तो I2U2 कितने देशों का समूह है साहब? 4 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो I2U2 की स्थापना कब? 2022 में। और इसमें भाग जो लिए थे साहब, ध्यान में रखना है, अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। उसके बाद USA के राष्ट्रपति जो बाइडन, स्पेलिंग मिस्टेक है साहब, थोड़ा सही कर लीजिएगा, जो बाइडन इसमें भाग लिए थे। और ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं साहब USA के। और आप देखिएगा कि ये केवल नंबरिंग पूछा है कि कौन से राष्ट्रपति कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। 8 मई को जो BPSC का एग्जाम हुआ था साहब। तो ध्यान में रखना, जितना भी करंट अफेयर हम लोग बनाते हैं वो सारे करंट अफेयर दरोगा BPSC के लिए काफी उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है साहब। तो इसमें भाग लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, USA के जो बाइडन, इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लापिद भाग लिए हैं और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भाग लिए हैं साहब। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भाग लिए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था साहब? तो ये चारों देशों के साथ ये जो संगठन बना है इसका केवल उद्देश्य था जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में क्या करना? परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना। यह साहब मेन उद्देश्य था इसका। तो इस बात को हम लोगों ध्यान में रखना है। चलिए साहब, तो अब देखिएगा पिक में देखिएगा तो ये है साहब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ये हैं जो बाइडन। ठीक है साहब, बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 यानी इनोवेशन नीति आयोग के द्वारा जारी नीति आयोग के द्वारा राज्य का जो इनोवेशन जारी किया जाता है, जो मतलब कौन सा राज्य नई नवाचार में नई खोज के लिए बेहतर काम कर रहा है। तो इसमें आप देखिएगा साहब, इसमें जो है पहला स्थान पर रहा है कर्नाटका। यानी ग्लोबल नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है नवाचार सूचकांक, इसमें जो पहला स्थान पर रहा है कौन रहा है साहब? वो रहा है कर्नाटका। दूसरा स्थान पर कौन रहा है? तेलंगाना। पहला स्थान पर कर्नाटका, दूसरा स्थान पर तेलंगाना। बिहार का स्थान कौन सा रहा साहब? 15वां। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान पर
प्रदेश में पहला स्थान पर जो रहा वो रहा आपका चंडीगढ़। जबकि पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में जो पहला स्थान पर रहा वो रहा मणिपुर। तो नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है साहब? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो बताइए नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक सरकार का थिंक टैंक है, एक जो है सो थिंक टैंक है साहब। मतलब सरकार को क्या करती है, ये सलाह देती है, किसी भी योजनाओं पर ये सलाह देती है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए साहब, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुआ साहब? इसकी जो स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के स्थान पे पहले जो संगठन काम कर रहा था, पहले जो आयोग काम कर रही थी वो थी साहब योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है साहब। और योजना आयोग का ही नाम बदल करके कर दिया गया था 2015 में नीति आयोग। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था साहब। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था साहब? तो याद रखना 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। और बाद में जाकर के 2015 में उसके स्थान पर कौन ले लिया है? नीति आयोग ले लिया है। अब बात आई नीति आयोग की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साहब? इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साहब? चाहे योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, दोनों का जो अध्यक्ष हुआ करता था, योजना आयोग का जो हुआ करता था वो भी प्रधानमंत्री। जबकि नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष हुआ करता है साहब वो देश का प्रधानमंत्री हुआ करता है। यानी पूछा जाए कि भारत के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे हम लोग नरेंद्र मोदी। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है सो साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके एक उपाध्यक्ष भी होते हैं साहब। तो वर्तमान में पूछा जाएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है साहब? वर्तमान में तो बोलना है सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी बोलना है साहब, सुमन कुमार बेरी। जबकि नीति आयोग के 2015 में, यानी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे साहब, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे, वो बने थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में कौन है साहब? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी सीईओ कौन है? तो है साहब परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर हैं साहब। इतना पॉइंट्स हम लोग को नीति आयोग से ध्यान में रखना है। चलिए साहब, तो कितना याद रखना है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका जो है सो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनगड़िया बने। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सुमन कुमार बेरी हैं। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन है वर्तमान में? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। इतना पॉइंट्स को हम लोग को साहब ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है साहब। चलिए, और नीति आयोग जब भी कोई डाटा जारी करती है तो वहां से साहब सवाल पूछने की संभावना अधिक हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखना होगा साहब। चलिए साहब, अब देखिएगा कि रामसर स्थल क्या है कि 2 फरवरी 1972 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में एक बैठक हुआ था, जिस बैठक में जो भी आर्द्र भूमि का क्षेत्र होता है, जलीय क्षेत्र होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को ये अपने अंडर करके क्या करती है, वहां पर टूरिस्ट को विकास करने के लिए वहां का डेवलपमेंट करती है। तो ये सारे जो है सो भारत भी इसका सदस्य बना, जबकि इसका स्थापना हुआ 2 फरवरी 1972 को। और भारत जो इसका सदस्य बना वो बना 1982 ईस्वी को। यानी
टोटली जो है सो 10 साल के बाद, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और भारत में अभी इस पेज में तो हम लोग 54 लिखे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है वो जो है सो 75 जो है सो रामसर स्थल हो गया है, ध्यान में रखना है। जिसमें एक बिहार का एकमात्र जो रामसर स्थल है वो है कांवड़ झील, जो बेगूसराय में है, कांवड़ झील। और ये सवाल कई बार साहब सवाल पूछा गया है कि बिहार का वह कौन सा स्थल है जिसे एकमात्र स्थल है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो बिहार का कांवड़ झील जो बेगूसराय में है, बेगूसराय के मंझौल में, बेगूसराय के मंझौल में है साहब। और इसे 37वां जो है सो रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो टोटली भारत में जो हो गया है 75 रामसर स्थल। आप यहां पर जो देख रहे हैं पिक, यही है साहब बिहार का कांवड़ झील, यही है साहब बिहार का जो बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील है, जो साइबेरियन पक्षी के लिए काफी ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो है सो आते हैं, ठीक है। तो इसी लेकर के इस क्षेत्रों को जो है सो, इस झील को रामसर घोषित किया गया। और ये मीठे पानी का झील है साहब, ये मीठे पानी का झील है। और ये किस झील का उदाहरण है, तो गोखुर झील का उदाहरण है। इसका जो डिजाइन है साहब गाय के खुर के आकार का है, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से पूछा जाएगा कि किस क्या कहते हैं झील का ये उदाहरण है, तो गोखुर झील का उदाहरण है। और इसमें जल किस प्रकार का है, तो मीठे पानी का ये झील है साहब। ये तो हो गया इससे संबंधित। अब देखेंगे हम लोग जो 75 रामसर स्थल, कुल मिलाकर के 21 रामसर स्थल इस बार घोषित किया गया है, जिसमें जो है सो साहब 21 कुल मिलाकर के अभी घोषित किया गया, जिसमें टोटल मिलाकर के हो गया 75। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो केवल एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो कुथांतकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है साहब, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, ये कहाँ है साहब, ये भी तमिलनाडु में। बेम्बलूर वेटलैंड अभ्यारण्य, ये भी कहाँ, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिएगा साहब वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। बेथांथगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है साहब, तमिलनाडु में। इस बात को भी ध्यान रखना, कई बार जब ये रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया था तब भी कई बार इस अभ्यारण्य को पूछा जाता है साहब। तो इस बार हो सकता है कि पूछ दे, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा उदिमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है साहब, तमिलनाडु में है। सिरपुरम वेटलैंड एमपी में, मध्य प्रदेश में। सतकोशिया गार्ड्स कहां पर है साहब, ओडिशा में। नंदा झील साहब गोवा में, जबकि नंदा देवी पर्वत पूछेगा तो साहब गोवा में नहीं होगा, वो फिर उत्तराखंड में, ध्यान में रखना है। ये नहीं समझना है कि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है तो उसी हिसाब से आंसर कर देना है कि नंदा देवी झील कहां है तो मार देंगे उत्तराखंड, ऐसा नहीं करना है, फिर कंफ्यूज होकर के आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो सॉरी आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है नंदा देवी झील ये कहां है साहब, गोवा में है। उसके बाद देखिएगा रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये कहां है साहब, कर्नाटका में। यशवंत सागर ये कहां है साहब, मध्य प्रदेश में। थाने क्रिक महाराष्ट्र में। हाइगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। सालवुल वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर में। टंपारा झील ये साहब ओडिशा में। हीराकुंड ओडिशा में। अंशुप्पा झील ओडिशा में। चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सूर्यचंद्र थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु में। वदवुरु अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कांजीकुलम 75वां कांजीकुलम अभ्यारण्य कहाँ है साहब, तमिलनाडु में। तो ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक रामसर स्थल जो है सो भारत के किस राज्य में है, तो वो हो गया साहब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हो गया साहब, और कितना हो गया, 14 हो गया। और दूसरा स्थान पर कौन है साहब, दूसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल, जबकि बिहार में केवल ध्यान में रखना है कि केवल एक है साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है साहब कि हुरोन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 धनी महिलाओं में प्रथम स्थान पर जो रही है वो कौन रही है साहब, रोशनी नडार रही है साहब। ये सूची जारी किया गया हुरोन इंडिया रिपोर्ट के द्वारा। ये एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है। इसमें भारत के 100 शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान पर जो रखा गया, किसे रखा गया साहब, रोशनी नडार का। आप देख सकते हैं ये पिक, ये जो पिक है साहब ये रोशनी नडार का ही पिक है। और रोशनी नडार जो है साहब HCL कंपनी की चेयरमैन है, HCL कंपनी। और इसकी टोटल जो संपत्ति है 84,330 करोड़, 84,330 करोड़ इसकी संपत्ति है। जबकि दूसरे स्थान पे साहब
दूसरे स्थान पर जो साहब है वो है आपका फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ये साहब नायका कंपनी की मालिक है, नायका कंपनी की, और इसकी जो संपत्ति है, इसकी जो टोटल पूंजी है 57,520 करोड़, 57,520 करोड़। इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब, ये दूसरी हो गई। चलिए साहब, अगर बात करें हम लोग तीसरी की, तो तीसरी जो है साहब, तीसरी जो है आप देखिएगा वो है आपका तीसरी जो है किरण मजूमदार। तीसरी जो है साहब वो है आपका किरण मजूमदार। इस बात को ध्यान में रखेंगे, तीसरी किरण मजूमदार, और इसका जो है साहब 29,330 करोड़। और ये जो है बाइकॉन कंपनी की चेयरमैन साहब, बाइकॉन कंपनी की चेयरमैन है। तो पहला कौन सा, रोशनी नडार। दूसरा कौन सा साहब, फाल्गुनी नायर। तीसरी स्थान पर कौन सी है, किरण मजूमदार। रोशनी नडार का संबंध किस कंपनी से है, तो वह साहब HCL से। उसके बाद फाल्गुनी नायर का नायका का, किरण मजूमदार का किसमें, बाइकॉन का। तो इतने पॉइंट हम लोगों को याद रखना है साहब। ये हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, और जो ये सितंबर का ये जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है, अब हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, तब टोटली जाकर के हम लोग सितंबर महीने का वीडियो कर पाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट में बांट दिए ताकि आपको देखने में और समझने में आसान हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।